प्रिय छात्रों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोजगार के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर कीजिए। ये प्रश्न परीक्षा में आता रहता है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसमें देखते हैं रोजगार के संगठित क्षेत्र क्या होते हैं। तो रोजगार के संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। इन पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है और इनका एक कार्यस्थल निश्चित होता है, जैसे दफ्तर है, कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई पंजीकृत कारखाने हैं। जो इस तरह से इनका एक निश्चित स्थान होता है। कर्मचारी वहां जाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, अपना कार्य करते हैं और वहां से चले आते हैं। सारे नियम जो हैं सरकार द्वारा इन पर बनाए जाते हैं और सरकार के अधीन ये लोग कार्य करते हैं। सरकार समय समय पर इन्हें भत्ते व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है और एक निश्चित मानदेय पर कार्य करते हैं। इनका वेतन निश्चित होता है। ठीक इसके विपरीत अगर देखा जाए तो असंगठित क्षेत्र आ जाते हैं। असंगठित क्षेत्रों में क्या होता है, इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। सरकार द्वारा नियम कानून तो बनाए जाते हैं लेकिन नियम कानूनों का पालन नहीं हो पाता है, क्योंकि लोगों की आमदनी कम होती है और उपभोक्ताओं पर निर्भर करता है इनका जीवन। जब उपभोक्ता डिमांड करते हैं तब इनकी आय होती है और डिमांड नहीं है तो आय नहीं होती है। इनका एक स्थान निश्चित भी नहीं होता है। ये इधर उधर भटकते रहते हैं और जैसे फल वाले हैं, रिक्शे वाले हैं और छोटे दुकानदार हैं जो रोड किनारे लगा लेते हैं या चलते फिरते अपना व्यापार करते हैं, तो इस तरह के लोग इसमें आ जाते हैं। तो ये सब असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनका अपना कोई संगठन भी नहीं होता है और सरकार का भी ये नियमों का लाभ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि इनमें बिखराव होता है। तो पहला आता है संगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र ये रोजगार के क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इनमें सरकारी नियमों का पालन किया जाता है, जैसे सरकारी विभाग, बैंक, बड़ी कंपनियां, पंजीकृत कारखाने आदि, ये इसके उदाहरण हैं। अगला आता है असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र की बात करें, इनके अंतर्गत वे सेवाएं आती हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। सरकार द्वारा नियम तो बनाए जाते हैं लेकिन फर्म मालिक इन नियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं, जैसे फेरी वाले, घरेलू नौकर, छोटे दुकानदार, मिस्त्री, किसान आदि। तो इसमें प्रश्न जो आता है ये इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। संगठित व असंगठित क्षेत्र की परिभाषा बताइए, या इनकी विशेषताएं भी पूछ सकते हैं तो आप लिख देंगे। सरकारी और व गैर सरकारी, एक प्रकार से ऐसे करके समझ लें। और इसके निम्न बिंदुओं के आधार पर इसके अंतर को हम स्पष्ट ठीक से कर सकते हैं। तो पहला बिंदु है पंजीकरण, विशेषता, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो इसमें इसकी विशेषता क्या होती है? विशेषता जो है संगठित क्षेत्रों का पंजीकृत होता है और इनका पंजीकरण नहीं होता है। दूसरी विशेषता क्या है? लेखा जोखा। सरकार अपने पास संगठित क्षेत्रों का लेखा जोखा रखती है और असंगठित क्षेत्र में सरकार के पास इनका कोई भी लेखा जोखा नहीं होता है। अगला बिंदु है कर्मचारी सुविधाएं। संगठित क्षेत्र के सरकारी लोगों के लिए सुविधाएं होती हैं, जैसे नियमित वेतन, भत्ते, दिवाली भत्ता और समय समय पर जो सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं या समय समय पर वेतन वृद्धि है, ये सारी सुविधाएं, मेडिकल सुविधा है, अन्य सुविधाएं कर्मचारियों को प्राप्त होती रहती हैं। और पेंशन की भी व्यवस्था है, नहीं तो जो भी फंड की भी व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं। असंगठित क्षेत्र में ये व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए इनका जीवन यापन बहुत कठिन हो जाता है। जैसे नियमित वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं और कम सुरक्षा मिलती है, बहुत आंशिक रूप से सुरक्षा इनकी होती है। अगला है श्रम कानून। अगली विशेषता है श्रम कानून। तो इसमें श्रम के कानूनों का तहत संरक्षण मिलता है और नियमों का पालन किया जाता है और जो है उनका समय अवधि होती है कार्य की, वो एक निश्चित होती है। जैसे आप इसका समय है 10 से 5 या जो भी उसका निर्धारित समय है उसी के तहत उनको कार्य करना है। इसके बाद उससे उनकी समय सीमा समाप्त होने पे अपना कार्य छोड़ देते हैं। ऐसे ही इनकी असंगठित क्षेत्रों की बात आए, इनकी कोई समय सीमा नहीं है, शोषण अधिक है और उसके तहत ही अपना कार्य करते हैं, जीवन यापन करते हैं। इनका जीवन यापन भी बहुत कठिन हो जाता है, एक प्रकार का इनका शोषण होता रहता है। अगला विशेषता है नियमित आय। एक निश्चित आय होती है क्योंकि वेतन पहले से ही निर्धारित होता है और
उस पर ये काम करते हैं तो महीने में या साल में जो वार्षिक या मासिक आय है वो इनकी एक निश्चित आय है, उसके तहत ही अपना कार्य करते हैं। अगला है, इनकी नियमित आय नहीं होती है। असंगठित क्षेत्र की कोई नियमित आय नहीं है, ये उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता अधिक हैं तो इनकी आमदनी बढ़ जाती है, और उपभोक्ता कम है या नहीं है तो आमदनी वैसे ही इनकी प्रभावित होती रहती है। अगली विशेषता है कर। सरकारी कर्मचारी जो है कर भुगतान करते हैं, जो कर के दायरे में आते हैं वो कर का भुगतान करते हैं, और असंगठित क्षेत्र के लोग कर का भुगतान आंशिक रूप से करते हैं, ना के बराबर। अर्थात ये भी कह सकते हैं ये नहीं ही करते हैं। अगला है, इसका उदाहरण है, इसमें संगठित क्षेत्रों में क्या क्या आते हैं। तो उदाहरण की दृष्टि से देखें, सभी सरकारी विभाग संगठित क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाते हैं, और जैसे बड़े उद्योग, बैंक, पंजीकृत कारखाने, कंपनियां आदि ये सब संगठित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। और असंगठित क्षेत्रों में क्या आते हैं, छोटे उद्योग हैं, घरेलू कामगार, ठेले वाले व रिक्शा चालक, रोड किनारे फल लगाने वाले दुकानदार, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं, छोटे दुकानदार हैं। अगला है कर्मचारी संख्या। तो इसमें कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है संगठित क्षेत्रों में, और असंगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या कम होती है। अर्थात कह सकते हैं कर्मचारियों का बिखराव रहता है, क्योंकि ये अपने उद्योग के आधार पर कर्मचारियों को निश्चित करते हैं। अगला इसकी विशेषता है कार्यस्थल। तो इनका जो कार्यस्थल है एक निश्चित कार्यस्थल है। इनका जहां भी ऑफिस है संगठित क्षेत्र के लोगों का, तो ये वहीं जाते हैं और अपना काम करते हैं और चले आते हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र के लोगों का कोई अपना ऑफिस नहीं है, ये चलते फिरते हैं और इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट आपके संगठित और असंगठित क्षेत्र के हो जाते हैं। इन सारे पॉइंटों को आप तैयार कर लें। ये प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछा गया है और आता भी रहता है। तो आगे 2, 4, 6 प्रश्न और हैं, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे, और आपकी तैयारी ठीक ठाक हो गई होगी। और 1 बार, 2 बार, 3 बार 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 रिवीजन करें, जिससे कि आप वहां परीक्षा में जाकर प्रश्न आप ना भूलें और इनके आंसर आपको याद आते रहें। सारे प्रश्न हमने आपने महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो परीक्षा के लिए करा दिए हैं, और इन प्रश्नों को आप तैयार कर लें बार बार। वरना तो जी होता है, परीक्षा आ गई, पेपर मिला, पेपर में देखा, पता लगा ये सारे क्वेश्चन तो फंसे थे लेकिन हम पढ़कर नहीं आए। क्यों हमें भरोसा नहीं हुआ। इसलिए भरोसा करें, पढ़ें। और आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।